गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीएससी फाइनल का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। जो आपके सॉलिड हैं उनका जो स्पेसिफिक हीट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट होती क्या है। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। स्पेसिफिक हीट बच्चों कोई भी आपका 1 मोल सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री इंक्रीज करना है तो जितनी हीट उसको रिक्वायर्ड होगी 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, उस सॉलिड की स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो इसी स्पेसिफिक हीट को हम लेके चलेंगे और यहाँ से 3 लॉ पढ़ेंगे हम, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। लॉ के मॉडल हैं 3 आपके, एक तो डुलोंग पेटिट्स मॉडल है, दूसरा आइंस्टीन मॉडल है और तीसरा है आपका बच्चों डीबाई मॉडल। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है आपका डुलोंग पेटिट्स मॉडल। तो इस मॉडल्स की कुछ अजम्पशन है, स्टेटमेंट है, वो देखते हैं हम क्या होती है। सबसे पहले तो बच्चों हमें पता है कि कोई भी सॉलिड होता है। अब जनरली तो हम ये मानते हैं कि सॉलिड के अंदर जो आपके एटम्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो फिक्स होती है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो अपनी मेन पोजीशन के अराउंड उनके अंदर भी वाइब्रेशन होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे ही वो हीट गेन करते हैं, एनर्जी मिलती है उनको, तो वो अपनी जिस पोजीशन पे होते हैं वहीं पे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम डुलोंग पेटिट्स मॉडल पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहले 2 अजम्पशन है हमारी। फर्स्ट अजम्पशन तो क्या है, द ऑसिलेशन कैन हैव कंटिन्यूअस रेंज ऑफ एनर्जी। मान लिया ये हमारे पास कोई सॉलिड है, इसके अंदर ये एटम्स हैं, तो कहने का मतलब क्या है, ये जो एटम है एनर्जी गेन करने के बाद ये अपनी मेन पोजीशन से क्या करेगा, इसे वाइब्रेशन करेगा। तो यहाँ से हमने एजम्पशन क्या बनाई है, ऑसिलेशन कैन हैव कंटिन्यूअस रेंज ऑफ एनर्जी। ये जो ऑसिलेशन होंगे आपके, इनकी एनर्जी की रेंज होगी कंटिन्यूअस। दूसरा क्या है, ऑसिलेटर्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। हम ये कह सकते हैं कि हम हर एटम को एक इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर मान के अपना डेरिवेशन निकालेंगे। तो हर ऑसिलेटर यानी कि हर एटम एक ऑसिलेटर की, हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा और उसका दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। इसके बाद इसका स्टेटमेंट देखते हैं हम। स्टेटमेंट क्या है बच्चों, एटॉमिक स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एलिमेंट इन सॉलिड स्टेट आर इक्वल टू 6। आर आप बोल के ये लिख ला, आर नियरली इक्वल टू 6। डुलोंग्स ने क्या कहा कि जो स्पेसिफिक हीट होती है बच्चों सॉलिड की, वो लगभग 6 के बराबर होती है ज़्यादातर सॉलिड्स की। तो ये इसका स्टेटमेंट है कि जो एटॉमिक हीट है सॉलिड्स की वो ज़्यादातर सॉलिड्स की नियरली इक्वल टू 6 होती है। अब यहाँ से हम अपना डेरिवेशन शुरू करते हैं। हमें पता है कि जो स्पेसिफिक हीट होती है बच्चों हमारी, उसका मैथमेटिकल जो उसको लिखते हैं हम, सी वी इक्वल टू करली ई और करली टी कीप वॉल्यूम कांस्टेंट। करली ई क्या है यहाँ पे, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। तो अब हम एक एटम को हार्मोनिक ऑसिलेटर मानेंगे। तो सबसे पहले जो आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर देखा होगा बच्चों, आप ऑसिलेशन ले सकते हो। मान लिया ये थी कोई इनिशियल पोजीशन, उसके बाद एनर्जी गेन करने के बाद ये पोजीशन आ गई, और फिर ये क्या है, ये जो इसकी पोजीशन है मीन, इसके अलोंग क्या करता रहेगा, ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा। तो आपको पता है कि ऑसिलेटर के अंदर जो आपकी एनर्जी होती है उसमें 2 तरह की एनर्जी होती हैं। एक तो हम लिखते हैं ई काइनेटिक, और दूसरी होती है बच्चों ई पोटेंशियल। मतलब क्या है, जो ऑसिलेटर होता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। और इसको हम पता है कि हमें काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है,
और पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों आपकी हाफ के क्यू स्क्वायर। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम लिख लेंगे, इसको m से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे, m से डिवाइड, और इधर आपको पता है कि जो ओमेगा नोट होता है, ओमेगा नोट उसकी वैल्यू अंडर रूट के बाय एम होती है। तो इनको रीअरेंज करने के बाद हमारे पास आ जाएगी जो काइनेटिक एनर्जी हो पी स्क्वायर बाय 2m, और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी बच्चों हाफ m ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये हमारे पास एनर्जी है हार्मोनिक ऑसिलेटर की। अब इसको हम क्या है इसके ऊपर करेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है तो जहाँ से हम क्या निकालेंगे, एवरेज एनर्जी निकालेंगे। तो यूजिंग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, हमें पता है क्या होता है वहाँ पे एवरेज एनर्जी जो आती है आपकी इस लॉ से, ये मैक्सवेल जो आपका बोल्ट्जमैन लॉ होता है बच्चों, वहाँ से आपका फॉर्मूला निकल के आता है। अब जहाँ जहाँ पे आपकी एनर्जी है, आपकी एवरेज एनर्जी है, वहाँ वहाँ हम क्या है जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 से जो आपकी एनर्जी निकल के आई है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। दूसरा बच्चा आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जब हम लास्ट में टोटल एनर्जी लिखेंगे E, उसको हमने क्या लिखना है 3n, और जो ये यहाँ पे हम एवरेज एनर्जी निकाल रहे हैं E, ये इक्वेशन नंबर आपकी 3rd। इसके अंदर क्या है बच्चों, n तो क्या हमारे नंबर ऑफ एटम्स हैं, E क्या है उनकी एनर्जी है, और 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है क्योंकि इसको हमने 3n 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर बोला है। आप इसको 3 डायमेंशन भी बोल सकते हो, बट हमने इसको क्या है उसकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी वो 3 होंगी, इसलिए उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। और n क्या है वहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हैं, E क्या है उनकी एनर्जी है। तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 में एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। ये हमने E की वैल्यू पुट कर दी, और साथ में जो टर्म है वो पावर में भी आप इसको पुट करोगे। ये आप इसके डिनोमिनेटर में दोनों E माइनस पी स्क्वेयर बाई 2m kBT एक्सपोनेंशियल माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर ओवर में 2 kBT dP
डी की। ये हमने पुट कर दी बच्चों वैल्यू। इसको बाद में क्या करना, आपको ब्रैकेट ओपन करना है। इस पहले जो आपकी p²/2m वाली टर्म है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड टर्म को इसके साथ करना। जो कटता है उसको काट देना। हमारे पास क्या आ जाएगा। दूसरा बच्चों जो आप यहाँ पे लिमिट है वाइब्रेशन की, वो लिमिट आप 0 से इन्फिनिटी लेना है आपने, क्योंकि उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपके पास ये 1/2m यहाँ से कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा। p²e इसको थोड़ा सोल्व करके p वाली टर्म अलग कर लेनी है और q वाली टर्म अलग कर लेनी है आपको। इधर हम लिखेंगे q वाली टर्म, ये इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई बच्चों। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और दूसरा इसको स्टैंडर्ड इंटीग्रल की फॉर्म में लेके जाएंगे हम। तो हम y² को क्या पुट करेंगे, p²/2m kbt और x² को पुट करेंगे m ω² q²/2 kbt। अब इन वैल्यूज़ को आप ये जो हमने ये इक्वेशन निकाले इसका आप स्टार नाम दे सकते हो। इन वैल्यूज़ को इनके अंदर जब आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, kbt 0 to ∞ y² e⁻² dy √2m kbt ओवर में 0 to ∞ e⁻² dy √2m kbt प्लस में kbt 0 to ∞ x² e⁻x² dx √2m kbt। ऐसे ही नीचे आ जाएगा 0 to ∞ e⁻x² dx 2m kbt। ये हमारी वाली टर्म है पूरी, इधर क्या है x की टर्म है। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। kbt 0 to ∞ y² e⁻y² dy और में 0 to ∞ e⁻y² dy। और जो x वाली टर्म आपकी वो क्या हो जाएगी, kbt 0 to ∞ x² e⁻x² dx और में 0 to ∞ e⁻x² dx। ये बच्चों हमारे आगे स्टैंडर्ड इंटीग्रल। और ये जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है आपका, इसकी हमें वैल्यूज पता है, पूरा इसको सोल्व नहीं करना, इसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। √π/4 और जो दूसरी टर्म है आपकी e⁻y² dy उसकी आ जाएगी √π/2। इन दोनों वैल्यूज़ को बच्चों
इक्वेशन नंबर आपकी ये मान लिया डबल स्टार है, इसके अंदर पुट करने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, KBT तो बार है, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, पर क्या जाएगा √π/4 ओवर में √π/2 प्लस KBT, ऊपर क्या जाएगा √π/4 ओवर में √π/2। इसको आप जब ऐड करोगे तो हाफ KBT प्लस में हाफ KBT इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास KBT। ये हमारी इक्वेशन नंबर, इसको ट्रिपल स्टार बोल सकते हो आप। अब बच्चों आप लोगों को पता है कि हमने पीछे इक्वेशन नंबर 3 में हमने टोटल एनर्जी थी उसको लिखा था E = 3n इंटू में एवरेज एनर्जी। तो हमारे पास एवरेज एनर्जी आ गई है, इस एवरेज एनर्जी की जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर ट्रिपल स्टार जो हमारी है ये E की वैल्यू वहाँ पे रख देंगे, ये जो हमारे पास यहाँ से एवरेज वैल्यू आई है KBT। हमने ये लिखा था E = 3n E, ये इक्वेशन हमने 3 नंबर दिया था इसको। अब हमारे पास E की वैल्यू आ चुकी है, तो 3n इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों KBT, ये हमारे पास आ गई E। हमें निकालना क्या है स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है आपका CV करली E ओवर में करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बच्चों यहाँ पे आप जो आपके पास E आया है इसको यहाँ पुट करके और विद रिस्पेक्ट टू इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी N3 KB। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 4। और यहाँ पे जब आप N की और KB की वैल्यू पुट करोगे तो वो आती है आपकी 3R, और इसको आप फर्दर सोल्व करोगे तो ये आती है आपकी 5.96 कैलोरी पर मोल पर डिग्री। ये आपके पास आ गई बच्चों स्पेसिफिक हीट। अब ये जो आपके पास रिजल्ट आया है बच्चों, ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आया है। यहाँ जो हीट कैपेसिटी है वो कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, और नियरली इक्वल टू क्या है आपकी 6 आई है। लेकिन जब हम इसका ग्राफ शो करते हैं बच्चों, ये सारा जो हमारा सेटअप है, जब हम एक ग्राफ शो करते हैं टेम्परेचर में और स्पेसिफिक हीट में, इस एक्सिस के लोग हम क्या लेंगे स्पेसिफिक हीट, इधर क्या है आपका टेम्परेचर है। टेम्परेचर का स्केल आप ड्रा कर सकते हो 40, 80, 120, 160, 200, ऐसे आप स्पेसिफिक हीट ले सकते हो 2, 4, 6, 8। जब इसको ग्राफ को ड्रा किया गया बच्चों, तो ग्राफ कैसे आया आपका ऐसे। जब आपका हायर टेम्परेचर था, हायर टेम्परेचर था बच्चों आपका, हायर आपका मान लीजिए ये है, इसके अलोंग 160 है मान लिया हायर टेम्परेचर हमारे। इस टेम्परेचर के अलोंग जब हमने इसकी वैल्यू देखी तो ये नियरली इक्वल टू 6 ही आ रही थी, 5.96। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते गए
जो आपकी स्पेसिफिक हीट है वो भी साथ साथ डिक्रीज होती गई। लेकिन डुलोंग ने तो कहा है कि जो स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती ही नहीं। तो यहाँ से क्या हुआ कि हायर टेम्परेचर पे ठीक है, ये ला आपको जो रिजल्ट है वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है, बट जब टेम्परेचर अब आप डिक्रीज करते जा रहे हो तो वहाँ पे टेम्परेचर के साथ स्पेसिफिक हीट भी डिक्रीज कर रही है। और उसको जब हम एक्सपेरिमेंटली हमने देखा तो ये उसका ग्राफ था डिक्रीज करने का। तो यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं कि जो डुलोंग्स पेटिट लॉ है वो वैलिड है कहाँ, सिर्फ हायर टेम्परेचर पे। जो डुलोंग पेटिट्स लॉ है उसने बताया कि जो आपके लगभग 60-70 सॉलिड्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक हीट अप्रोक्सीमेटली 6 होती है। लेकिन जब हमने इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा तो हायर टेम्परेचर पे तो 6 के लगभग मिल गई, लेकिन लो टेम्परेचर पे क्या है वो टेम्परेचर के साथ 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 डिक्रीज होने लगी। तो ये यहाँ कह सकते हैं कि हायर टेम्परेचर पे डुलोंग पेटिट्स लॉ वैलिड है, बट एट लोअर टेम्परेचर इट फेल्स। हायर टेम्परेचर पे क्या है आपका डुलोंग्स पेटिट लॉ बिल्कुल सही है, जो रिजल्ट है वो आपके काफ़ी सही है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ के साथ मिलते हैं। बट लोअर टेम्परेचर पे ये फेल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक हीट जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है साथ साथ कम होती जाती है। तो बच्चों इस जो लोअर टेम्परेचर पे ये फेल्स हो गया स्पेसिफिक हीट को बताने के लिए, तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो है आपका आइंस्टाइन मॉडल। तो ये आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू बच्चों।